नमस्कार दोस्तों, भाइयों। आज हम मैथ का टॉपिक ले रहे हैं बट्टा यानी डिस्काउंट। वैसे तो ये लाभ हानि वाले ही चैप्टर में आता है, लेकिन कुछ किताबों में इसको अलग चैप्टर भी बना दिया जाता है। ठीक है, तो लाभ हानि ही मानकर चल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ही। तो बट्टा डिस्काउंट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं सर। देखिए, पहली चीज़ भाई, अभी तक हमने कितना पढ़ा? हमने क्रय मूल्य पढ़ा यानी कॉस्ट प्राइस, हमने विक्रय मूल्य पढ़ा यानी कि सेलिंग प्राइस, एसपी और सीपी पढ़ चुके हैं अब हम। अब एक और मूल्य होता है जिसे बोलते हैं हम एमआरपी यानी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी एमआरपी। तो पहले बट्टे के सवाल करने से पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं सर। जनरली होता क्या है वो देखिए। मान लिया एक दुकानदार है, उसने कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी। अब दुकानदार ने ये 500 रुपये में वस्तु खरीदी है, क्रय की है, यानी इसका सीपी 500 है। अब होता क्या है, वो इस पर 500 में खरीदी है तो इस पर कभी भी 500 रुपये रेट लिखा हुआ नहीं होगा। तो इसका एमआरपी कहाँ होगा? एमआरपी मान लिया 600 रुपये है, इस पर 600 रुपये लिखा हुआ है, दुकानदार ने 500 खरीदी। अब दुकानदार चाहेगा कि उसने 500 खरीदी है तो वो क्या करे? 500 से ज़्यादा में बेचे। ऐसे ही करेगा। 500 से ज़्यादा में बेच रहा है, मान लिया विक्रय वो करना चाह रहा है भैया, वो चाहेगा कि भाई एमआरपी पर ही बेच दे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन थोड़ा कंपटीशन हो रहा है तो वो कह रहा है कि भाई ऐसा है, जितना लिखा हुआ है उस पर मैं आपको कुछ डिस्काउंट भी दूंगा। कितना देगा? मान लिया 10% का डिस्काउंट है। अब जो 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा वो किस पर दिया जाएगा? क्रय पर, विक्रय पर या एमआरपी पर? तो भाई देखिए, आम ग्राहक को ना तो क्रय मूल्य पता होता है, विक्रय मूल्य कैलकुलेशन के बाद आता है, तो किस पर मिलता है? एमआरपी पर। तो याद रखना, डिस्काउंट की जो कैलकुलेशन होती है सदा अंकित मूल्य पर होती है। तो इसका 10% 60 हो गया, 60 रुपये का डिस्काउंट यानी 540 रुपये में वो बेच देगा। लेकिन फिर भी उसे फायदा हुआ। कितने का हुआ? 40 रुपये का फायदा हुआ, यानी 8% उसको फिर भी फायदा हुआ है। तो याद रखना, अभी तक हम लाभ हानि में दो सीपी और एसपी को मतलब हम देखकर चल रहे थे। यहाँ पर सीपी एसपी के बाद क्या आएगा? एमआरपी भी आएगा। देखिए, दूसरी बात इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर हम लाभ देखें तो इसे 40 रुपये का लाभ हुआ है। तो 40 रुपये जो है, 40 रुपये का लाभ जो है वो लाभ परसेंट क्रय मूल्य पर कैलकुलेशन होगी। लाभ की कैलकुलेशन सदा सीपी पर होती है और बट्टे की कैलकुलेशन एमआरपी पर होती है सर। और जनरली ज़्यादातर केस में जबकि दुकानदार को लाभ होता है तो विक्रय मूल्य जो होता है वो एमआरपी और सीपी के कहीं बीच में कहीं पर होता है सर। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान चीज़ है वैसे तो, अगर आप सिस्टम समझ गए हो तो। ठीक, अब देखिए, इसको अगर हम सवाल को करें तो भाई डायरेक्ट मत करना प्लीज़। शुरू के 2-3-4 सवाल कोई भी कर देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि बट्टे का सवाल कितना भी घूम जाए आप 100% कर पाओ। एक ही फॉर्मूला है, उसी को ध्यान रखना है। लेकिन पहले फॉर्मूले से लग चलते हैं सर। देखिए, मान लिया एक वस्तु का अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य भैया क्या है भैया? एमआरपी। मान लिया 1500 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है और बट्टा जो है मान लिया 20% है। अब कह रहा है विक्रय मूल्य बताओ। अभी हम सवालों पर नहीं आ रहे। तो 1500 रुपये लिखा हुआ है, हमें इस सवाल में इसको देखना ही नहीं है कि दुकानदार ने वो 1000 में खरीदी थी, 1200 में खरीदी थी, 600 में खरीदी थी या 200 रुपये में खरीदी थी या फ्री खरीदी थी। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें यहाँ पर देखना अंकित मूल्य 1500, बट्टा 20% है तो कितने में बेच रहा वो। ठीक है, तो अब ये जो 20% का बट्टा वो इस पर दिया जाएगा। 1500 का 20% कितना हो गया? 300 रुपये। 300 रुपये का डिस्काउंट देगा, कितने में बेचेगा? 1200 रुपये। आप बिना पेन की सहायता कर सकते हो भाई इसको। बिना पेन की सहायता के आप इन कैलकुलेशन को कर सकते हैं, क्योंकि 10% 150 हो गया, 20% 300 हो गया, 300 का डिस्काउंट करके 1200 हो गया। ठीक है, दूसरा, ऐसा भी तो हो सकता था कि अंकित मूल्य 1500, विक्रय मूल्य 1200 है। आप बताइए बट्टा कितने परसेंट है? ऐसा भी कह सकता है। अब 1500 में
लिखा हुआ है 1200 में बेच रहा है, यानी डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 300 का दे रहा है। और 300 किस पर कैलकुलेशन होगा? 1200 पर या 1500 पर? 1500 पर होगा। तो 1500 का कितना परसेंट होता है? 300 भैया, बहुत अच्छे, 20% होता है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। लेकिन ध्यान से सुनना, आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर एमआरपी गायब है तो आप ऐसे ही कैलकुलेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको। फिर अगर एमआरपी गायब है तो, एमआरपी दे रखा है तो आप आराम से बिना पेन की सहायता कैलकुलेशन हो जाती है, लेकिन अगर एमआरपी गायब है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। फिर बट्टे भी 2 हो जाते हैं, बट्टे 3 भी हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत तरीके से सवाल बनते हैं। अब हमें ऐसा तरीका चाहिए जो हमारे हर एक सवाल को संभाल सके, हर तरह के सवाल को संभाल सके। याद रखना भाई, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ज़्यादातर कैसे पढ़ाते हैं, उसको भी बता देंगे हम, लेकिन हमें एक तरीका चाहिए जो कंप्लीट बट्टा हो जाए, ठीक है। उसके लिए पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? याद रखना, विक्रय मूल्य, विक्रय यानी एसपी बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी एमआरपी, 100 माइनस आर बटे 100, ठीक है। विक्रय बराबर अंकित गुणा 100 माइनस आर बटे 100। अगर 1 बट्टा है तो, अगर 2 बट्टा है तो 100 माइनस R1 बटे 100 गुणा 100 माइनस R2 बटे 100। अब पहले इसको समझ लेते हैं भाई, क्योंकि अगर हमारे ये अच्छी तरह समझेंगे तो सवाल तो चुटकियों में हो जाएंगे भाई। सवाल करना कोई टफ नहीं है, समझना महत्वपूर्ण है। आ जाते हैं, अभी जो हमने 1500 वाला बताया, अंकित मूल्य था 1500, 20% बट्टा था, तो 20% यानी 300 का डिस्काउंट है, 1200 में बेच रहा है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 1500 रुपये लिखा हुआ, जिस पर 20% उसने डिस्काउंट दे दिया है, यानी दुकानदार ने 20% छोड़ दिया, तो वो कितने ले रहा है? 80%। 20% छोड़ दिया तो कितना ले रहा है? 80%। तो इसका 80% निकालना है, ठीक है। तो 100 माइनस आर, वही तो करना है, जितना छोड़ दिया उसको 100 में से घटा दो, इतना छोड़ दिया है, 80% निकालना है। आ गया 1200, 15 गुणा 80, 1200 आ गया, ठीक है। ये कहाँ पर काम देगा? ये वहाँ पर काम देगा जहाँ पर आप कैलकुलेशन में थोड़ी भी प्रॉब्लम मान रहे हो, महसूस कर रहे हो। कई बार लगता है बहुत सारे भाइयों को कि नहीं भाई, हमें तो लिखना ही नहीं चाह रहे, हम ये फॉर्मूला थोड़ी लिखना है, एक ही लाइन तो लिखनी है भाई। लेकिन फिर भी अगर बहुत से सोचते हैं कि नहीं लिखना चाह रहे, तो वो सोचते हैं कि हमारी मेंटली कैलकुलेशन हो रही है, ओरल कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम बिना पेन के कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम बिना पेन के कैलकुलेशन करते 2 मिनट खराब कर देते हैं। जबकि अगर थोड़ा सा लिख दे, थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, थोड़ा सा लिख दें तो वो सवाल 30 सेकंड में आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये समझ में आ गया, मैंने बताया कि डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन हमें क्योंकि हर सवाल करना है तो हम इस फॉर्मूले को अकॉर्डिंग चलेंगे अभी। और देखना भाई, लास्ट के, आज थोड़े सवाल ज़्यादा दूंगा मैं, तो लास्ट के सवाल तक पहुँचते पहुँचते आपको पता चल जाएगा कि इसकी अहमियत क्या है। ओके, ठीक है। तो पहले सवाल पर आते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये, यदि बट्टे की दर 15% हो तो उसका विक्रय मूल्य कितना है? अब देखिए 1200 है, 15% का डिस्काउंट है, आप ओरली भी कर सकते हो भाई चाहे तो। 180 का डिस्काउंट दे दिया, 1020 रुपये आ गया, समझ में आ गया? 180 रुपये का डिस्काउंट, क्योंकि 1200 का 15%, 10% हो गया 120, 5% हो गया 60, 180 का डिस्काउंट दिया, 1020 डायरेक्ट कर सकते हो। नहीं हो रहा डायरेक्ट तो 1200 गुणा 85 बटे 100, समझ में आ गया ना? क्यों आ गया? क्योंकि 15% डिस्काउंट है, छोड़ दिया है, बस ये करना है सर। 12 से 5 बार को गुणा करा, 12 पंजे 60, 6 बचा, 12 अट्ठे 96 और 6 102, 1020 आंसर। इससे भी बचकर भागोगे तो क्या फ़ायदा भाई? अगर आप इस समय को भी और छोटा करना चाह रहे हैं और रिस्क हो गया तो क्या फ़ायदा उसका? हमें रिस्क तो लेना ही नहीं है। टारगेट क्या है? अभी जब दिल्ली पुलिस SI का आ रहा है तो 50 में से 50 सवाल कीजिए भाई मैथ के, 50 के 50 नंबर आने सही चाहिए आपके। 40 से काम नहीं चलेगा, 38 से काम नहीं चलेगा, 50 में से 50 लाओ, तभी तो आप बढ़त लोगे, तभी तो सिलेक्शन लोगे। तो इसके लिए ज़रूरी है हर छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान रखना। अब इतना आसान है, फिर क्यों कर रहे हैं हम? अगले सवाल पर आते हैं। एक वस्तु को 25% बट्टे पर 99 रुपये में बेचा जाता है तो उसका अंकित मूल्य कितना है? अब जैसे इसको डायरेक्ट करें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन थोड़ी सी आ सकती है। तो आ जाते हैं।
क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य पूछ रहा है। अब हमारे पास अंकित मूल्य ही गायब है जिस पर कैलकुलेशन करनी है। कोई बात नहीं, अंकित मूल्य ए रुपये है, 25% बट्टा है 75/100 बराबर विक्रय मूल्य। यही तो करते हैं हम। अंकित मूल्य में 25% का बट्टा, 25% छोड़ दिया, 75% लिया बटे 100, तो 25 से 3 बार 4 बार, तो ए बराबर क्या आ गया? 99 गुणा 4/3, 132 रुपये। कोई डाउट? अंकित मूल्य था 132 रुपये। क्लियर हो गया? हम उसी तरीके को लेकर चल रहे हैं और कुछ सोच ही नहीं रहे भाई, आराम से होगा। तीसरे सवाल पर आ जाते हैं। अभी बिल्कुल बेसिक ले रहा हूं मैं सर। अगर आप सोच रहे हैं कि हम इनको कर पा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन सिर्फ इनको नहीं, हर किसी को, कुछ को नहीं, प्रत्येक को। ठीक है, हमारा मकसद हर सवाल होना चाहिए। आते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये है, यदि उसका विक्रय मूल्य 175 रुपये हो तो बट्टे की दर कितने प्रतिशत है? पहले में हमने विक्रय मूल्य पूछा, दूसरे में हमने अंकित मूल्य पूछा, इस बार बट्टे की दर पूछ रहे हैं। दो तरीके हैं, 250, 175, कितने का डिस्काउंट दिया? 75 का। कितना परसेंट हो गया? 30%। ठीक है, क्योंकि 25 रुपये जो है 10% है, 50 रुपये 20 है, 75 रुपये 30% है, 30% का डिस्काउंट हो गया। मुझबानी कर सकते हो आप, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। भाई जी करवा क्यों रहे हैं? फिर याद रखना भाई, अगर टीचर है तो वो टीचर क्या करेगा कि इन सवालों को देख कर ही कर जाएगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है भाई। जो टीचर 5-7 साल से 10 साल से पढ़ा रहा है वो तो इन सवालों को देखते ही कर देगा, लेकिन टीचर के करने से नहीं, आपके करने से होगा भाई। तो इसलिए आपको ऐसा तरीका पकड़ना जहां हल्का सा भी डाउट लगे तो समझ जाइए वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो कोई टेंशन तो होनी ही नहीं चाहिए। आ जाते हैं, अंकित मूल्य 250, बट्टे की दर पूछ रहा है। बट्टे की दर क्या होगी? 100 माइनस आर बटे 100 बराबर 175। क्लियर है भाई? 5 से 2 बार 5 बार, तो 100 माइनस आर बराबर 175 गुणा 2/5। कोई दिक्कत तो नहीं? 5 3 15, 5 5 25, 35 दूनी 70। तो 100 में से आर घटाने पर 70 रह रहा है। 100 में से जब हम आर घटा रहे हैं 70 मिल रहा है, इसका मतलब आर कितना है? 30% है भाई। क्लियर हो गया? ओके, ये सवाल बिल्कुल आसान थे। अभी तक हमने जो कराया, वो जो प्रैक्टिस कराई, वो सिर्फ इसलिए कराई कि आप इसके बेसिक को समझ सकें। एक बात हो, अगर आपकी अभी प्रैक्टिस नहीं है तो अपनी किताब को उठाइए, इस लेवल के सवाल कीजिए, तब अगले सवालों को करना। ओके ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 750 रुपये, यदि उस पर 20% और 25% के 2 क्रमागत बट्टे दिए गए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? इस बार 2 डिस्काउंट है, पहला 20%, दूसरा 25%। 750 रुपये क्या है? हाँ जी भाई, अंकित मूल्य है। तो देखिए सर, अब इसमें पहला जो है 750 पर दिया जाएगा 20%, 750 का 20% 150 रुपये हो गया। पहला 150 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। जो दूसरा डिस्काउंट मिलेगा 25%, वो 750 पर नहीं मिलेगा, 600 पर मिलेगा। और यही हमारी कैलकुलेशन को बिगाड़ देता है सर। ठीक है, तो पहला डिस्काउंट मिलेगा अंकित पर, दूसरा बचेगा, शेष जो बचेगा उस पर दूसरा डिस्काउंट मिलता है। क्रमागत बट्टे का मतलब ये होता है। इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं तो क्लियर, अच्छी बात है। नहीं सोच रहे, पहला 20% डिस्काउंट है तो 80/100, दूसरा 25 है तो 75/100। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, 20 से 4 बार 5 बार, 5 से 25 से 3 बार 4 बार, 4 से 4 कट गया, 450 रुपये आंसर आ गया। आप बिना पेन कर सकते हो, लेकिन अगर दिक्कत है तो लिखिए, क्योंकि यहाँ पर करने में और वहाँ पर करने में दिक्कत होती है भाई। वहाँ पर क्या होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, हम भी गलती करते हैं ऐसे कई बार। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे पिछली एक आध वीडियो में हमसे ये भी हुआ है, अगर कभी कैलकुलेशन करते समय कभी भी ऐसा होता है, मान लिया हमने लिख दिया 15 गुणा 5, 15 गुणा 5 बराबर कितना आ गया? हमने 90 लिख दिया गलती से।
हम पूरे सवाल में दिमाग खपाते रहेंगे, वो सही आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन इसको हम गलत जो है 15 गुणा 5 है इसको सही नहीं कर पाएंगे। तो कई बार हमारा दिमाग जो है ना ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देता है भाई, स्पेशल कहाँ एग्जाम हॉल में, ठीक है। और जिसको हम पकड़ भी नहीं पाते, एक बार दिमाग में घूम गया कि 8 दूनी 12 है, 8 में 2 की गुणा करें तो 12 है, तो हमारा पूरा टाइम खराब हो जाएगा, लेकिन 8 दूनी 12 को हम सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये कई बार होता है, आपके साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी ऐसा। तो ऐसी आसान चीज़ हो जाती है। जैसे अब बहुत से कहेंगे जी ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत से जो अपने हट के पर अड़ते हैं उनकी बात बता रहा हूँ। कई बार ऐसा भी हुआ होगा, आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन होगा, क्योंकि मोबाइल तो आजकल हर कोई रखता है, मोबाइल फ़ोन होगा और आप ढूंढते फिर रहे होगे घर में कहाँ पर रख दिया मैंने। ऐसा भी कई बार हो जाता है भाई, हाथ में फ़ोन है और उसकी टॉर्च जलाकर मोबाइल को ही ढूंढ रहे हैं सर, ऐसा भी होता है। तो ये सब मनुष्य की प्रकृति होती है, भूलना मनुष्य की प्रकृति है, ठीक है, ओके। तो इसको चीज़ को ध्यान रखते हुए ही हमें क्वेश्चन को करना है, ओके। अगले सवाल पर आते हैं। अब सवालों को थोड़ा सा धीरे करेंगे जिससे कि आप अच्छी तरह से कर पाएँ। एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये, वस्तु पर 25% और A%, 25% और A% के 2 क्रमागत बट्टे दिए गए। यदि उसका विक्रय मूल्य 360 रुपये तो A का मान कितना है? पहला तरीका, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, उस पर 25% और A% के 2 बट्टे दिए गए हैं, विक्रय मूल्य 360 है। पहला तरीका मुझबानी कर सकते हो आप, पहले 25% का डिस्काउंट दिया, 600 का 25% 150 रुपये डिस्काउंट दे दिया, 450 बचे। 450 पर की बजाय वो 360 में बेच रहा है, यानी 90 रुपये का वो डिस्काउंट दे रहा है, और 450 के लिए 90 कितना 20% है भाई, तो A बराबर 20% हो जाएगा, 20% आंसर है। लेकिन फिर अगर गलती होगी तो वही बात आ रही है, आ जाते कोई दिक्कत नहीं। अंकित मूल्य गुणा, पहला है 25%, दूसरा ज्ञात करना है 100 माइनस A बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य। देखिए हम इसको दूसरी तरफ भी पलट कर बता सकते हैं, लेकिन यार फिर वही आ रहा ना, हमें तो फॉर्मूला तो एक ही रखना है, पूरा बट्टा एक ही फॉर्मूले पर करना है भाई, उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। आ जाते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो निकल गया, ये 3 ये 4, तो 100 माइनस A बराबर 360 गुणा 4 बटे 3, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी 6 भी है ये 2 जीरो से 2 जीरो निकल गया, गुणा 6 भी है, तो 6 से ये 60 बार, ये 20 बार, 20 चौके 80, तो 100 में से 1 घटाने पर 80 बच रहा है। इसका मतलब A कितना है? 20 है आंसर, 20% का दूसरा बट्टा है। अभी 2 की जगह 3 बट्टे भी हो सकते हैं, याद रखना सर। और जब आप आगे आगे बढ़ेंगे हम ऐसे भी देंगे, हम 3-3, 4-4 चीज़ों को एक साथ हैंडल करके चलेंगे, क्योंकि एक चीज़ को हैंडल कैसे भी किया जा सकता है। 2 में थोड़ी दिक्कत आएगी, 3 हो जाएगी और दिक्कत बढ़ती चली जाएगी, लेकिन हमारा ये फॉर्मूला ऐसा है जो हर चीज़ को किसी चीज़ को हैंडल कर सकता है, ओके। आ जाते हैं सर। एक मेज का अंकित मूल्य 2700 रुपये है, वह 20% बट्टे पर बेची जाती है, फिर भी उस पर 8% लाभ होता, तो मेज का क्रय मूल्य कितना था? अब असली सवालों पर आने शुरू हो गए हैं, ट्राई कीजिए भाई। 2700 गुणा 80 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो निकाल लेते हैं, गुणा करते 0, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16 और 5 21, 2160। जब 2160 में बेच रहे हैं तो 8% लाभ है, ये विक्रय मूल्य, इस पर 8% लाभ है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? इससे कम होगा ना, ओके। कम है तो गुणा 100 बटे 108। अब देखिए ये जो चीज़ है, यहाँ ध्यान सुनना, ये वाली जो चीज़ है हम इसको यहाँ भी कर सकते थे। कैसे? अभी कैलकुलेशन हो जाएगी सर। 108 दूनी 216, 20, 108 से 2 बार 216, 20 गुणा 100, 2000 रुपये, आंसर आ गया 2000 रुपये क्रय मूल्य था, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा इसको हम पूरा ना करके अगर यहां पर करते तो क्या होता, उसको देखिए। हाँ जी, एक मेज का अंकित मूल्य 2700 रुपये, 20% बट्टे पर बेचेगी 80 बटे 100। ये क्या भैया? ये जो है आपका क्या है? ये है विक्रय मूल्य, लेकिन पूछ रहा क्रय मूल्य है। इस इतने मूल्य पर बेचने से 8% लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य चाहिए तो गुणा 100 बटे 100 जमा लाभ %।
पहली वीडियो में आप बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं। तो 100 से 100 कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। 27 से ये 100 बार कट गया और ये 4 बार कट गया, 27 चौके, ठीक है। 4 से ये 20 बार कट गया, 20 गुणा 100 2000 रुपये। तो डायरेक्ट कीजिए या पहले विक्रय मूल्य कैलकुलेट कीजिए फिर दोबारा कैलकुलेशन कीजिए। तो अगर आप जानते हैं तो इतने बड़े सवाल को एक ही लाइन में कर सकते हैं सर, ओके। और देखिए सर, अभी हमने यहाँ पर तीनों चीज़ों को शामिल कर लिया, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्या बोलते हैं अंकित मूल्य को भी। असली सवाल तो ऐसे शुरू होते हैं ना, जिनमें हमें खेलना है, इतने एक्सपर्ट होना कि हम कैसे भी कर सकें, ओके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 7। एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 45% बढ़ाकर लिखता है और 20% भट्टा देता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है? अब भाई आइए ध्यान से देखिए, अभी तक हमने जितने भी सवाल किए, 7वां सवाल है, हमने 6 सवाल किए, इनमें कहीं ना कहीं रुपए दे रखे थे, चाहे क्रय मूल्य दे रखा हो, चाहे विक्रय मूल्य दे रखा हो, चाहे अंकित मूल्य दे रखा हो, रुपए का जिक्र था। इस सवाल में पहली बार ऐसा है कि रुपए और पैसे का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ परसेंट दे रखा है और परसेंट ही पूछ रहा है। एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 45% बढ़ाकर लिखता है, 20% भट्टा देता, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है? परसेंट दे रखा और परसेंट में ही पूछा गया है। अगर ऐसा कभी आपके सामने सवाल आ जाए भाई, तो बहुत सिंपल है। देखिए, अगर रुपए नहीं दे रखे तो क्या करना है, आप ये ध्यान रखना कि ऐसे हर सवाल में बहुत आराम से होगा, ऐसे हर सवाल में आप क्रय मूल्य हाँ जी, क्रय मूल्य 100 रुपये मानिए। ऐसे हर सवाल में आप क्रय मूल्य को 100 रुपये मानकर चलेंगे, ठीक है। एक जगह होगी जहां पर आपको क्रय मूल्य 100 रुपये नहीं मानना, वो भी आएगा अभी, लेकिन याद हो अपने वीडियो नंबर, मतलब लाभ हानि की तीसरी, चौथी और दूसरी सभी वीडियो में हमने क्रय मूल्य को 100 रुपये मानकर बहुत सारे सवाल किए हैं, यहाँ भी वही करना है, ठीक है। अब देखते हैं सर, ये आपको लिखना नहीं है, ये दिमाग में फीड कर लेना है कि दुकानदार ने कितने में खरीदी है, 100 रुपये में, ओके। क्यों? क्योंकि अगर क्रय मूल्य 100 है तो इस पर हमें परसेंट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्रय मूल्य 100 रुपये मानकर हम शुरू करते हैं। एक दुकानदार ने 100 में वस्तु खरीदी, याद रखना, एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य 45% बढ़ाकर लिखता है। एक वस्तु का मूल्य 45% बढ़ाकर लिखा, 100 में खरीदी है तो लिखा कितना है, 145। अब 145 क्या हो गया, अंकित मूल्य, एमआरपी, और 20% का भट्टा देता है। भट्टा इस पर देगा, इस पर देगा, एमआरपी पर देगा, तो एमआरपी गुणा 80/100 कितनी बार आ गया, 45, 29, ठीक है। तो कितना हो गया, 29 गुणा 4, 116। अब देखिए, फिर से देखते हैं, 100 रुपये में दुकानदार ने खरीदी है, ये फीड कर लिया हमने। एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 45% बढ़ाकर लिखता है और 20% भट्टा देता है। 45% बढ़ाकर लिखा है, नहीं 145 लिखा, फिर 20% भट्टा दिया, गुणा 80/100। सिर्फ यही तो कैलकुलेट करना है, ओके। हमने जानबूझकर संख्या थोड़ी अटपटी सी ली है, वरना तो वहाँ पर सीधा था 20% बढ़ाया 10% डिस्काउंट, 50% बढ़ाया 20% डिस्काउंट, ऐसी संख्याएँ ज़्यादा आती हैं। लेकिन हमें हर संख्या के लिए तैयार रहना है। आ जाइए भाई, 145 गुणा 80/100 करा, ये 20 से 4 बार, ये 5 बार, 5 से 29 बार कटा, 116। अब 116 क्या आया, विक्रय मूल्य, यानी कि दुकानदार ने 100 में खरीदी, इतना लिखा और इतने पर बेच रहा है, उसे कितने का फायदा हुआ, 16 रुपये का, यानी 16%। 100 से जितना ज़्यादा आ जाए वही आंसर हो गया ना। कितने का फायदा हो रहा है, 16% का फायदा हो रहा है। इसीलिए फायदा है क्रय मूल्य 100 रुपये मानने पर, आपको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 25% और 15% के 2 बट्टे देता है, फिर भी उसे 2% लाभ होता है। 2 बट्टे दिए फिर भी फायदा हुआ, तो वह वस्तु का मूल्य कितने % बढ़ाकर अंकित करता है? इस बार अंकित मूल्य पूछ रहा है सर। अब देखिए, सवाल अब फंसने शुरू हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप गलत करोगे, मैं ये कह रहा हूं परेशान करेंगे थोड़ा सा ये। अगर आप इनको केवल रटकर करने की कोशिश करेंगे तो आप ट्राई कीजिए अपना हिसाब से, ठीक है। बहुत अच्छे, उम्मीद है आपने बिल्कुल सही किया होगा। आते हैं, अंकित मूल्य ए, पहला बट्टा 25, दूसरा बट्टा 15, पहला 25%, दूसरा 15%, फिर भी उसे 2% का लाभ हो रहा है, यानी विक्रय मूल्य 102 है। क्यों? क्योंकि 100 में खरीदिए, 2% फायदा, तो 102 में बेच रहा है ना वो। हो गया सर। 25 से 3 बार, ये 4 बार, ठीक है। 5 से ये 17, ये 20,
अब ए बराबर कितना आ गया, इन सभी को उधर ले जाते हैं, तो चलो 20 गुणा 4/3 गुणा 17, 17 से कितनी बार कटा, 6 बार, 17 6 102, 160 रुपये। ठीक है भाई, ओके, 160 लिखा हुआ है, खरीदी कितने में थी, 100 में, तो वह वस्तु का मूल्य कितने % बढ़ाकर अंकित करता है, कितना % बढ़ाया, 60%, 60% उसने रेट को बढ़ा दिया है। यही आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 9। देखिए वहां पर हमने 3 चीजें ली है, याद रखना। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% बट्टा देता तथा दूसरा दुकानदार 30% और 10% के 2 क्रमागत बट्टे देता है, तो ग्राहक के लिए कौन सा सौदा लाभदायक है। ठीक है, देखिए अब देखिए इसको हम मुजबानी कर सकते हैं। पहले तो ये याद रखना कि अगर दोनों के बट्टे के टोटल बराबर बैठ रहा है तो जिसका बड़ा बट्टा है वही आंसर होता है। इसमें 40% है, 30 और 10 है, तो 40 वाला ज़्यादा होगा। अब 30 10 है और 20 20 के हैं, तो 30 वाला ज़्यादा होगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ ध्यान रखना, उस वो ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होता है, दुकानदार के लिए नहीं, ग्राहक के लिए। ठीक है, लेकिन याद नहीं करना तो कैसे करेंगे। देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% बट्टा देता और दूसरा दुकानदार 30 और 10%। तो पहला दुकानदार 40% बट्टा दे रहा, कितने बेच रहा है, 60 में, 100 की वस्तु 60 में बेच रहा है। दूसरे ने 30 और 10 का दिया, तो पहले 30 का दिया 70 और फिर 70 पर 10 का दिया 7 रुपये और 63 में। बिना पेन के बता सकते हो भाई आप। एक दुकानदार ने 40% बट्टा दिया यानी 60 में वस्तु बेची, दूसरे दुकानदार ने 30% और 10% दिया। पहला 30% का बट्टा 70 बच गए उसके, और फिर उस पर भी 10% और बट्टा दिया, तो 70 पर 10% बट्टा दिया, 7 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो बच गए कितने, 63। पहला दे रहा 60 में, दूसरा दे रहा 63 में, तो ग्राहक के लिए कौन सा सौदा लाभदायक है, फर्स्ट वाला आंसर। कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी, अब देखिए 10वां और 11वां क्वेश्चन। 33% और 20% के समतुल्य एकमात्र बट्टा कितना होगा, यानी इन दोनों बट्टों की बजाय एक ही बट्टा दे तो कितना चलेगा। फिर 25%, 20% और 5% के समतुल्य एकमात्र बट्टा कितना होगा, इस पर कितना होगा सर। अब देखिए भाई, बहुत सारे रटवाते हैं चीज़ों को। रटवाते कैसे हैं कि पहला 35% हो गया, -35 -20, फिर -35 गुणा -20/100। ठीक है, अब क्या हुआ, तो -55 हो गया ये, और माइनस माइनस प्लस, और 20 पंजे 100, 7 प्लस का 7 हो गया, 48 आ गया। इस तरह से बहुत सारे रटवाते हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, इसमें अच्छी चीज़ है अगर आप जानते हैं तो, बहुत सारों ने तो यही फॉर्मूला +-a +-b +-ab / 100 वाला फॉर्मूले से बहुत सारे सवाल कराए हैं। लेकिन जब इसको रटते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, कहीं प्लस करना, कहीं माइनस करना कंफ्यूज करता है। तो इसीलिए इससे थोड़ा बचे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये समझने में बाधा देता है, समझने नहीं देता सर ये। तो आ जाते हैं हम अपने वाले तरीके से ही करते हैं। बस याद रखना, समतुल्य अगर बट्टा दे रखा है तो इस बार जो अंकित मूल्य है उसको 100 मानिए, बस ये ध्यान रखिए, बाकी सारा हो जाएगा। अंकित मूल्य 100 है तो 100 रुपये लिखा हुआ है। पहला 35% का है, दूसरा 20% का, कितना हो गया भाई, 100 से 100 कैंसिल, 5 से 13 बार, 5 से 20 बार, 20 से 4 बार, 52। 100 रुपये की वस्तु 52 रुपये में बेची गई। याद रखना, 100 की वस्तु 52 में बेची जा रही है, तो जब इतना विक्रय है तो डिस्काउंट कितने का मिला है, 48 रुपये। आंसर आ गया पहले का 48%। ठीक है, दूसरे को करते हैं। बिल्कुल 3 4 5 कितने भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहला 25 20 और 5, तो 100 रुपये की वस्तु थी, पहला 25%, दूसरा 20%, तीसरा 5%। ये लिखने में बड़ा लगता है लेकिन गलती नहीं होने देता। इतना ही उसमें भी करना पड़ता भाई, उसमें रिस्क होता है, इसमें रिस्क नहीं होता। 25 से 3 बार, ये 4 बार, 4 से 20 बार, 20 से 5 बार, 5 से 19 बार, 57। 57 में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। डिस्काउंट कितना है, 43। 57 में जा रही है जब वस्तु, तो 43% का डिस्काउंट है। याद रखना भाई, हो गया सर सवाल। ठीक है,
तो अगर आपके 4 भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि समतुल्य बट्टा जो होता है, मतलब 2 या 3 बट्टों के बजाय एक ही बट्टा देना है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्रय मूल्य नहीं, बस अंकित मूल्य 100 मानिए, और जो कैलकुलेशन होकर आएगा वो विक्रय मूल्य आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। तो आप देखेंगे डिस्काउंट कितने का हुआ। आसान सी चीज़ है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 13,450 रुपये है, वस्तु के मूल्य को 25% बढ़ाकर लिखा, फिर अंकित मूल्य पर 12% बट्टा दिया गया, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? कीजिए भाई। भाई वीडियो पॉज कीजिए और सवाल को कीजिए। ठीक है भाई, बहुत अच्छे, आपने सभी ने ठीक किया होगा, मुझे पूरा पूरा विश्वास है। लेकिन आप एक बात और करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 पहले ये बताएंगे आपका ठीक है या गलत है कमेंट में, और दूसरा ये भी बताएंगे कि ये 12वां क्वेश्चन है, इसको करने में आपको कितना टाइम लगा। ठीक है, अब हम तरीके पर आते हैं। देखिए ऐसे सवाल एसएससी रख रही है, ऐसे सवाल भी जहां पर क्रय मूल्य दे दिया फालतू के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। अब बहुत से क्या करेंगे, 13,450 क्रय मूल्य, वस्तु के मूल्य को 25% बढ़ा कर लिखा, तो अंकित मूल्य निकालेंगे, फिर अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालेंगे डिस्काउंट पर, फिर लाभ का अंतर देखेंगे। याद रखना इस सवाल में इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर हम इस सवाल में इसको नहीं पढ़े, ठीक है, इतने को पढ़े ही नहीं, तो पढ़ते हैं किसी वस्तु के मूल्य को 25% बढ़ाकर लिखा, उसको भूल जाइए। जब रुपए नहीं दे रखे होते, क्योंकि परसेंट में पूछ रहा है ना, प्रतिशत लाभ, ये नहीं पूछ रहा कितने रुपए का लाभ। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कितने परसेंट लाभ। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, किसी वस्तु के मूल्य को 25% बढ़ाकर लिखा, यानी 125 लिख दिया, उस पर 12% का बट्टा दिया, 88/100, 25 से 5 बार, ये 4 बार, 4 से ये 22 बार, 22 पंजे 110, 10% का फायदा हो रहा भाई, आंसर आ गया। समझ में आ गया? छोटा सा सवाल था, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है सर, देखने में कैलकुलेशन बहुत बड़ी है। और याद रखना आजकल एसएससी वगैरह इस टाइप के सवाल बहुत उठा रहे हैं, जिसमें कोई चीज़ फालतू लगा दी जाती है, बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं, बस कंफ्यूज का कैलकुलेशन बहुत बड़ी बन जाती है। सिंपल सोचिए एक बात हो। अब अगर ये बाई चांस ये नहीं होता कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, पूछता कितने रुपए का लाभ हुआ, तो क्या उसको भी हम कर सकते थे? जी जरूर कर सकते थे। ऐसे ही कीजिए 10% का लाभ, और 10% की लाभ की कैलकुलेशन किस पर होगी, क्रय पर, विक्रय पर या एमआरपी पर? लाभ हानि तो क्रय मूल्य पर होते हैं ना, तो क्रय मूल्य कितना, 13,450, 13,450 का 10% हो गया 1345 रुपये, आंसर। ठीक है, रुपए भी पूछ रहा तो भी आप बिना पेन के कर सकते हो, बिना पेन समझ ही रहे हो, इतना सा कैलकुलेशन करनी है बस। ठीक है, कमेंट जरूर करें कि आपने ये तरीका यही अपनाया था या कोई और अपनाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किसी वस्तु को यदि 30% बट्टे पर बेचे तो 9% हानि होती है, यदि वस्तु को 20% बट्टे पर बेचे तो कितने % लाभ या हानि होगी? ठीक है, 30% का डिस्काउंट है तो दुकानदार घाटे में जा रहा है, लेकिन वो अगर डिस्काउंट को कम करेगा तो हो सकता है फायदे में आ जाए, हो सकता है घाटे में रह जाए। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इसको? देखिए सर, इसको 2 तरीके से किया जा सकता है, तो पहले समझते हैं। सर हमें ये नहीं पता कि उसका अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य है A गुणा 70/100 बराबर 91, क्योंकि 9% हानि है, लाभ थोड़ी है, 91 बेच रहे हैं, तो A की वैल्यू आ गई गुणा 100/70, 130 रुपये। अब अंकित मूल्य 130 है, उससे 20% बट्टे पर बेचे तो 130 गुणा 80/100, 104, 4% का लाभ हो गया। इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन नहीं करना भाई, ऐसे नहीं करना। चाहे तो कर सकते हो, पहले अंकित मूल्य निकालिए अगर अलग अलग बट्टे पर पूछ रहा तो, फिर दूसरा विक्रय मूल्य निकालिए। लेकिन भाई ध्यान से सुनना, किसी वस्तु को 30% बट्टे पर बेचे तो 9% हानि होती है। 9% हानि यानी 91 रुपये क्या है भाई? 91 रुपये क्या है? विक्रय मूल्य है। यदि वस्तु को 20% बट्टे पर बेचे तो कितने % का लाभ होगा या हानि होगी? तो हमें विक्रय मूल्य ही तो ज्ञात करना है, विक्रय ही दे रखा, विक्रय ही पूछा गया है।
ऐसा मैं पहले सवालों में करा चुका हूँ, बहुत अच्छे गजब के सवाल कराए थे। उसमें ये पूछा था कि 5 रुपये में 12 टॉफ़ी खरीदे, इस टाइप के जो सवाल थे, तो इतने % लाभ, कितने ग्रेड में बेचे, कितने % लाभ या हानि हो, वो सब हुए थे। तो उसके हिसाब से करते हैं सर। पहला विक्रय मूल्य 9% हानि यानी 91 रुपये, 91 गुणा दूसरा विक्रय मूल्य बताना है। तो जब विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य ही पूछा जाए तो हमने क्या बताया था, पहले विक्रय मूल्य को लिखिए, जो चाहिए वो ऊपर, जो मिल रहा नीचे। चाहिए 20% बट्टा, पहले मिल रहा था 30% बट्टा, चाहिए 20% बट्टे की कैलकुलेशन 80 बट्टे मिल रही है 30%, यानी 104 में जाएगी, और 104 में जाएगी तो 4% लाभ। अब सोचिए इस सवाल पर अगर आप ट्रिक लगाएंगे तो कहाँ तक, हर सवाल घूम रहा भाई, कितनी ट्रिक याद करेंगे, समझ सकते हो ना। तो आइए बिल्कुल सिंपल से तरीका हमने बताया कि विक्रय देकर विक्रय पूछा जाए तो पहले विक्रय लिखिए, जो चाहिए वो ऊपर, जो मिल रहा वो नीचे। तो पहला विक्रय मूल्य 91 है। 91 क्यों? क्योंकि 9% हानि हो रही है। 20% बट्टे वाला चाहिए, मिल रहा 30% वाला दे रखा है, तो 80/70 करेंगे। एक और सवाल करते हैं ऐसा ही, आज का लास्ट सवाल। किसी वस्तु को 25% बट्टे पर बेचे तो 25% लाभ होता है, वस्तु को 10% बट्टे पर बेचे तो कितने % लाभ होगा? ठीक है, अब देखिए अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो पूरा जो अंकित मूल्य है वो पूरा नहीं आएगा, अटक जाएंगे। तो इसको आते हैं, 25% लाभ हो रहा है, यानी विक्रय मूल्य कितना? 75। किसी वस्तु को 25% बट्टे पर बेचे तो 25% लाभ होता है, सॉरी विक्रय मूल्य है 125, 25% लाभ हो रहा है क्योंकि, ठीक है। वस्तु को 25% बट्टे पर बेचने से 25% लाभ, 10% बट्टे पर बेचे तो कितने % लाभ होगा? 10% बट्टे पर बेचना है तो ज्ञात करना है, जबकि 25 वाला दे रखा है। चाहिए 10% बट्टा, मिला हुआ है 25% बट्टा, जो चाहिए ऊपर, जो मिल रहा वो नीचे। ओके सर, अब आ जाते हैं 25 से 3 बार 5 बार, 3 से 30 बार 150, क्या हुआ भाई? 50% का लाभ। क्लियर हो गया? ओके सर। तो अभी आपने जो सीखा वो था बट्टा यानी डिस्काउंट। जैसा कि आपको पता है कि लाभ हानि से जुड़े हुए हमारी 5 वीडियो पहले थी, और इसको लाभ हानि भी लगा सकते हो या अलग भी मान सकते हो। लेकिन हमने कोशिश की इन सभी वीडियो में कि हर तरह का सवाल आपके सामने से निकल जाए। फिर भी 1-2 सवाल ऐसे रह गए हैं जो हमारी नज़र में हैं और वो इसमें नहीं कवर हो पाए हैं। उसके लिए हम, आप याद रखना कि किसी भी टेस्ट पेपर में या कभी मिक्स मैथ का लेंगे, लेवल बढ़ाकर लेंगे, तो उन सवालों को भी हम जरूर करा देंगे आपका। एक बात और भाई, बहुत से भाई सोचते हैं कि टफ सवाल बनाने के लिए वो कैलकुलेशन घुसा देते हैं उसमें। तो याद रखना, टफ या इजी कैलकुलेशन नहीं होती। अगर कैलकुलेशन टफ दे रखी है तो इसका मतलब सवाल अच्छा नहीं है। सवाल अच्छा वो होता है जिसका लॉजिक अच्छा हो, जिसमें इस तरह से सवाल को पेश किया जाए कि बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाए। अगर वो सही से सोच जाएगा तो सवाल बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा भी भटक गया तो सवाल बहुत टफ हो जाता है। तो वो सवाल अच्छे होते हैं सर, ठीक है। आगे भी हम इसी तरह से, अगली जो वीडियो आएगी हमारी वो भी मैथ की आएगी, क्योंकि हमने काफ़ी दिन से कोई मैथ नहीं लिया है। तो देखते हैं कौन सा टॉपिक उठाते हैं अभी, ठीक है। तो अगली वीडियो में, मैथ की वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं भाई। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद भाइयों।